हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की ऊष्मा, जिसमें हमने बेसिक पार्ट समझा था कि उदासीनीकरण की विक्रिया क्या होती है। उसमें जो हीट होती है उसको कहा जाता है उदासीनीकरण की ऊष्मा। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा और वीक के केस में क्या होगा। वीक के केस में एक और नई तरह की हीट हमने इंट्रोड्यूस की थी, उसको क्या बोला था, आयनन की ऊष्मा बोला था या हीट ऑफ आयोनाइजेशन बोला था। आज हम बात करेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा के मापन पर। इसको बड़े ध्यान से समझना भाई, आज का हमारा टॉपिक है उसी के अंदर है भाई, उदासीनीकरण की ऊष्मा का मापन। उदासीनीकरण की ऊष्मा का मापन, हमें इसका मेजरमेंट करना है, मेजर करना है इसको। मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है भाई, कैसे करेंगे हम। हमें पता है कि जब एसिड को मिलाया जाता है बेस के अंदर तो कुछ हीट बाहर निकलती है, हमें उसी हीट को कैलकुलेट करना है, उस ऊष्मा को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सुना ध्यान से समझना। हमें एसिड को बेस में मिलाना है, लेकिन कैसे मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे, किसी पात्र में मिलाएंगे। अब आपको पता है जैसे ही वो दोनों रिएक्ट करेंगे कुछ ऊष्मा बाहर निकलेगी, उस ऊष्मा को कौन ग्रहण कर लेगा, वहां का आसपास का एनवायरमेंट ग्रहण कर लेगा। आसपास कौन है भाई, उन दोनों का मिश्रण। जैसे कि अम्ल को क्षार में मिलाया तो दोनों का क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो कुछ ऊष्मा तो वो मिक्सचर ग्रहण कर लेगा और बची कुछ ऊष्मा, कुछ मात्रा में ऊष्मा कहाँ चली जाएगी, वह पात्र ग्रहण कर लेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि मैं पानी को गर्म करना चाहता हूं, वाटर को हीट करना चाहता हूं, तो हवा में तो उसको हीट नहीं कर सकता कि हवा में पानी रखूंगा और बर्नर जला दूंगा और वह हीट हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी पात्र में पानी को लेना पड़ेगा, किसी वेसल में या पोट में लेना पड़ेगा, फिर मैं नीचे से बर्नर जलाऊंगा और वह धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ेगा। तो होगा क्या, जितनी भी हीट आपने उस बर्नर से दी होगी पहले उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, पहले वो पात्र गर्म होगा, तब जाकर हीट कहां पर ट्रांसफर होगी, उस वाटर में ट्रांसफर होगी। या फिर मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि नीचे बर्नर से मैंने जितनी भी हीट दी हो उसका कुछ भाग तो वाटर ने लिया और कुछ भाग किसने ले लिया, उस पात्र ने ले लिया, उस वेसल ने ले लिया। अगर मैं हुआ वहां पे, अब जैसा वहां पर हुआ वैसा ही कहां होता है, यहां पर होता है। जैसे ही ऊष्मा बाहर निकलेगी वो जो मिक्सचर है वो किसी पात्र में रखा हुआ है तो उसका कुछ भाग तो वो मिक्सचर ग्रहण कर लेगा और बाकी बचा कुचा भाग कौन ले लेगा, पात्र ग्रहण कर लेगा, पात्र अब्सॉर्ब कर लेगा। इस कंडीशन में आप केवल उस मिक्सचर की ऊष्मा ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, टेम्परेचर से, थर्मामीटर डाला, टेम्परेचर पहले नापा इतना, बाद में मेजर किया इतना, डिफरेंस निकाल के हम फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या सही वैल्यू मिल पाएगी, क्या कभी भी सही वैल्यू नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमने देखा कि उसके अलावा उस पात्र ने भी हीट को अब्सॉर्ब कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो पात्र कितनी ऊष्मा ग्रहण करता है, वो वेसल किस अमाउंट की ऊष्मा ग्रहण करता है, फिर उसको और उसको, उस मिक्सचर की हीट को और उस पात्र की हीट को अगर हम जोड़ देंगे तो बताओ हमें एक्यूरेसी के साथ में वैल्यू मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि जिस भी पात्र में, जिस भी वेसल में आप एसिड को बेस में मिक्स करोगे तो वो पात्र कितनी ऊष्मा को ग्रहण करेगा या किस अनुसार ऊष्मा को अब्सॉर्ब करेगा। तो पहले वो प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। उसके बाद में फिर किसको मिलाएंगे, हम एसिड को बेस में मिलाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो एसिड को बेस में मिलाने से पहले हम छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। किसको, एक ठंडे जल को गर्म जल में मिलाएंगे। अब आपको पता है ठंडे जल और गर्म जल को मिलाओगे तो वैसी लगभग वैसी ही क्रिया है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर वह पात्र कितनी ऊष्मा ग्रहण करता है या कितनी ऊष्मा
त्यागता है, जो भी होगा जो हो जाएगा। फिर उसके अनुसार पता लगा लेंगे भाई, हाँ इतने को मिलाते हैं तो ये इस अनुसार ग्रहण करता है। फिर हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। फिर हम किसको मिलाएंगे, एसिड को मिलाएंगे बेस के अंदर, और फिर ऐसे करके हम टोटल हीट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें मिलाना था, कैलकुलेट करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, क्योंकि पात्र भी कुछ ऊष्मा ग्रहण कर रहा था, कुछ हीट अब्सॉर्ब कर रहा था। तो पहले उसकी कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तब जाके हमें टोटल हीट मिलेगी। तो पहले हम काम करेंगे उस पात्र की ऊष्मा को पता लगाने का। आई बात समझ में। अब देखो, जिस पात्र के अंदर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस में, साइंटिफिक प्रायोगिक रूप से जो होता है, स्पेशल तरह के आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए जो फ्लास्क यूज किया जाता है वो होता है डेबार फ्लास्क होता है, या उसको डेबार भी बोलते हो आप। जो साइंटिफिक जो फ्लास्क होता है उस फ्लास्क को कहा जाता है डेबार फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर आप एसिड को मिलाओगे बेस के अंदर, और फिर क्या कैलकुलेट कर लोगे, हीट कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं या सामान्य जो परीक्षण होते हैं उनमें हम कभी भी डेबार फ्लास्क का यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत महंगा होता है। हमें तो बस सीखना है कि भाई ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम किसी नॉर्मल फ्लास्क का उपयोग करेंगे। भाई जो हमारे लैब में होता है वो कौन सा फ्लास्क होता है, नॉर्मल फ्लास्क होता है, जो कि कहाँ यूज किया जाता है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस में या सामान्य परीक्षणों में उपयोग में लिया जाता है। तो हम इसी फ्लास्क की बात करेंगे। लेकिन स्पेशल तरह के रिजल्ट चाहिए हमें, एक्यूरेसी के साथ चाहिए, तो वो किससे आएंगे, हमें डेबार फ्लास्क का यूज करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तुम डेबार फ्लास्क का यूज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ नॉर्मल फ्लास्क का यूज करना है। अब क्या करना है, पहले हमें मिलाना है ठंडे जल में गर्म जल को मिलाना है। माना कि मैंने एक बीकर लिया, समझना ध्यान से, ये मैंने एक बीकर लिया, फ्लास्क लिया, वॉटेवर जो भी बोलो, फ्लास्क लिया। इसमें पहले मैंने इसमें मैंने भरा हुआ है कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर भरा हुआ है। सपोज करो इसका द्रव्यमान m1 है और इसका टेम्परेचर T1 है। बोलो सही है कि नहीं है। कोई ना कोई अमाउंट होगी m1 कर ली, कोई ना कोई टेम्परेचर होगा T1 कर लिया। बाहर से मैंने अलग बीकर में क्या किया, वाटर को गर्म किया। माना कि ये कौन सा वाटर है, हॉट वाटर हो गया, गर्म जल हो गया। इसका मास m2 हो गया द्रव्यमान, और इसका ताप माना कि कितना हो, T2 हो। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे ही मैं इसको इसके अंदर मिक्स करता हूं, और एक चीज और, अब देखो इस पात्र में मैंने इस ठंडे जल को रखा होगा, तो इसका मास m1 है, इसका टेम्परेचर T1 है। तो जो ये पात्र होगा या जो ये वेसल होगा या जो फ्लास्क होगा उसका टेम्परेचर भी मुझे कितना मिलेगा, T1 ही मिलेगा। अब ये बात वैसे ही है जैसे कि मैंने ठंडे जल को किसी कटोरी में या किसी बर्तन में डाला, किसी पोट में डाला, तो बताओ जो टेम्परेचर उस जल का होगा वही टेम्परेचर मुझे किसका मिलेगा, उस पात्र का मिलेगा। या ऐसा कर सकता हूं कि जितनी ठंडाई उस जल में होगी उतनी ही ठंडाई मुझे कहां मिलेगी, उस पात्र में मिलेगी। दोनों, वहां पे मैंने एक बार उंगली को डिप किया, फिंगर को डिप किया, और भी एक बार मैंने उस पात्र को लगाया, तो दोनों में लगभग लगभग हमें क्या मिलेगी, एक जैसी ऊष्मा मिलेगी या एक जैसी ठंडाई मिलेगी, एक जैसा टेम्परेचर मिलेगा। नॉर्मल सी चीजें भाई, समझ सकते हैं इसको, कि जिस पात्र में ये जल रखा होगा उसका टेम्परेचर T1 है, तो उस पात्र का टेम्परेचर भी कितना मिलेगा, T1 ही मिलेगा। अब मैंने इसको इसके अंदर मिलाया, मिलाते ही क्या होगा भाई, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ का टेम्परेचर कम, तो धीरे धीरे ये T2 कम होने लगेगा और ये T1 बढ़ने लगेगा। ऐसा ही होगा क्या, ये ज्यादा था ये कम था, ऊष्मा कहां से कहां जाती है, हायर टू लोअर, तो T2 डिक्रीज होगा और T1 इंक्रीज होगा, और एक नया टेम्परेचर बन जाएगा। माना कि कहां पर जाकर बैलेंस हो गए, T3 पर जाकर बैलेंस हो गए। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक, आगे बात समझ में। ये T1 था, सपोज करो जो, या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी पात्र, ये जो वेसल है या ये जो फ्लास्क है, वो जितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा उस ऊष्मा की जो राशि होती है उस राशि को हमने क्या बोला है, या उस राशि को कहा जाता है
जल तुल्यांक कहा जाता है भाई। ये जल तुल्यांक क्या चीज है भाई? ये पात्र जितनी मात्रा में ऊष्मा ग्रहण करेगा, या ये फ्लास्क जितनी अमाउंट में हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, उसको किसी राशि से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, किसी क्वांटिटी से शो कर सकते हैं। उस क्वांटिटी का क्या कहा जाता है? जल तुल्यांक कहा जाता है, या उसे कहा जाता है वाटर इक्विवेलेंट कहा जाता है। इक्विवेलेंट कहा जाता है। कोई ना कोई राशि होगी, कोई ना कोई राशि बनेगी, उस राशि का नाम क्या होता है? उस राशि का नाम होता है जल तुल्यांक या वाटर इक्विवेलेंट, कि कितनी मात्रा में ये ऊष्मा ग्रहण करता है, उसको हमने नाम दे दिया जल तुल्यांक वाटर इक्विवेलेंट। तो सारा काम हो गया। अब देखो मैंने क्या लिखा, गर्म जल ने तो दी है ऊष्मा, तो गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा, समझ में आ रही है बात? हॉट वाटर ने हीट दी है, या ऐसा बोल सकते हैं हीट गिवन बाय हॉट वाटर। आगे बात समझ में? ये किसके इक्वल होगी? कुछ ऊष्मा तो ये जल ग्रहण कर लेगा, और कुछ ऊष्मा कौन ग्रहण करेगा? ये पात्र ग्रहण करेगा। बात सही? कुछ हीट तो ये ऑब्जॉर्व करेगा, और रिमेनिंग हीट को कौन ऑब्जॉर्व कर लेगा? ये पात्र ऑब्जॉर्व कर लेगा, या फ्लास्क ले लेगा। वही वाली कंडीशन है जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था। तो ठंडे जल के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, ग्रहण की गई ऊष्मा, ठीक, हीट ऑब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड वाटर। ये समझ में आ गया हमें सब कुछ? इसको मैं मिटा देता हूं भाई। कुछ तो ले ली ठंडे जल ने, और रिमेनिंग कौन ले लेगा भाई? थर्मस फ्लास्क द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, आई बात समझ में? हीट ऑब्जॉर्ब्ड बाय थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क, ठीक। कुछ ऊष्मा ठंडे जल ने ले ली, और रिमेनिंग ऊष्मा किसने ले ली भाई? थर्मस फ्लास्क ने ले ली। अब देखो, ऊष्मा का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, अगर हमें डेल्टा क्यू निकालनी है या क्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है एमएस डीटी। डीटी तो होता है चेंज इन टेम्परेचर, ताप में होने वाला परिवर्तन। एस क्या होती है? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। और एम होता है मास या द्रव्यमान। इस कंडीशन में हम मान के चलेंगे कि सबकी, इसकी और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वह किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो, ताकि हमारा डेरिवेशन आसानी से हो जाए, इजीली सोल्व हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। इसलिए हम मान कर चल रहे हैं इन सब की स्पेसिफिक हीट कितनी हो? 1 हो। आई बात समझ में? लगा दो फॉर्मूला। तो इसकी अगर मैं ऊष्मा निकालूंगा, तो बताओ इसका टेम्परेचर, इसका मास मैंने कितना माना था? m2 माना था। इसकी 1 हो गई, और टेम्परेचर इसका T2 था पहले, बाद में डिक्रीज होकर कितना हो गया था? T3। इसका T2 था, इधर की तरफ T1 था, ये घटा था, ये बढ़ा था, और किस पर चला गया था? T3 पर चला गया था। अब T3 देखो, सबसे बड़ा होगा T2, उसके बाद नंबर किसका आएगा? T3 का, उसके बाद नंबर किसका आएगा? T1 का। ऐसे होगा, ये तो बड़ा, ये घटा, ये सबसे बिगर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर। तो टेम्परेचर का डिफरेंस निकालोगे तो बड़े में छोटा, तो T2 में से क्या घटाएंगे? पहले T2 था, घटकर कितना हो गया? T3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T3 हो जाएगा। ऑल 10 टेम्परेचर का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया।
इधर की तरफ इसका मैंने मास कितना माना था, m1 माना था, इसकी स्पेसिफिक m1 होगी सॉरी। अब देखो इनमें क्या था, पहले T1 था, इंक्रीज होकर T3 हो गया, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T3 में से T1, बिगर माइनस स्मॉलर होता है ऑलवेज, तो ये हो गया T3 माइनस T1, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। प्लस इस थर्मस के लिए मैंने क्या क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी भाई, वाटर इक्विवेलेंट, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, W से। ठीक है भाई। अब देखो थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क के अंदर मैंने क्या क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी भाई, W किया था, याद है। ठंडे जल को हमने यहां पर भरा था, तो बताओ ये जो उष्मा होगी, या जो इधर से हम गर्म जल को डालेंगे, इसका कुछ भाग तो ये लेगा, कुछ भाग ये लेगा, ये जो उष्मा ग्रहण की जाएगी, ये उष्मा किसके द्वारा की जाएगी, इसकी सतह के द्वारा या इस थर्मस फ्लास्क के द्वारा ग्रहण की जाएगी। इसको मैंने क्या बोला था, W बोला था, मतलब वाटर इक्विवेलेंट बोला था, जल तुल्यांक बोला था। तो माना कि इसका जो भी द्रव्यमान था, जो सतह थी, उस सतह को हमने क्या माना, W माना, उसकी भी हमने कितनी मान ली, 1 मान ली। अब उसका भी टेम्परेचर चेंज किसके समान होगा, इस ठंडे जल के समान होगा, मतलब कितना हो जाएगा, T3 माइनस T1 हो जाएगा। बोलो एकदम सही है कि नहीं। जैसा इस कोल्ड वाटर के साथ में होगा, वैसा का वैसा किसके साथ होगा, थर्मस फ्लास्क के साथ होगा। अब देखो यहां से जो जो कॉमन आता है ना, उसको तो कर लो कॉमन। ठीक, ये हो गया T3, इधर की तरफ से देखो T3 माइनस T1, T3 माइनस T1 कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकालो, 1 का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो M1 प्लस क्या हो गया W, और ये क्या हो गया T3 माइनस T1 हो गया। हमें W की वैल्यू निकालनी है, मैंने बोला था कि W वो मान है जो ये ग्रहण करेगा, तो हम इस W का मान निकालना चाहते हैं, जल तुल्यांक का मान निकालना चाहते हैं, तो इसको नीचे की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा W। यही तो हम निकालना चाहते हैं कि ये जो थर्मस फ्लास्क है, ये किस अमाउंट में या किस अनुसार उष्मा ग्रहण करता है, तो हमें W ज्ञात करना है, T3 माइनस T1। अब यहां से M1 को उधर की तरफ भेजोगे आप, तो प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, W1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा T3 माइनस T1, और ये माइनस क्या हो गया M1। बोलो यहां से वाटर इक्विवेलेंट आएगा, जल तुल्यांक आएगा, मतलब ये बताएगा कि जो सतह है, जो सरफेस है, या जो फ्लास्क है, वह इस अनुसार उष्मा ग्रहण करेगा, उस उष्मा को यहां से ज्ञात कर सकते हैं। W आ गया, W आने के बाद में अब हमें पता लग गई है भाई सरफेस इस तरह से उष्मा ग्रहण करती है, इस तरह से हीट को अब्सॉर्ब करती है। अब हम उसी फ्लास्क के अंदर मिलाएंगे एसिड को, बेस के अंदर मिलाएंगे। आई बात समझ में, फिलहाल इतना करते हैं, फिर हम एसिड को मिलाएंगे बेस के अंदर। जल्दी करो भाई, लिखो इसके अंदर उदासीनीकरण की उष्मा में लिखो, उदासीनीकरण की उष्मा ज्ञात करने के लिए, उदासीनीकरण की उष्मा ज्ञात करने के लिए डेवार फ्लास्क का उपयोग किया जाता है, डेवार फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। लेकिन सामान्य प्रेक्षणों में साधारण फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। सामान्य प्रेक्षणों में सामान्य फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। अगली लाइन से लिखो, उदासीनीकरण की उष्मा ज्ञात करने के लिए, उदासीनीकरण की उष्मा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम फ्लास्क का जल तुल्यांक, ब्रैकेट में लिखना W, जल तुल्यांक W ज्ञात करते हैं।
जल तुल्यांक W ज्ञात करते हैं। ठीक, आप लोग लिखो for measurement of heat of neutralization, for measurement of heat of neutralization, heat of neutralization, Dewar flask is used, Dewar flask is used. But for normal observations, for normal observations, normal flask is used, normal flask is used. नेक्स्ट आंसर लिखिए for measurement of heat of neutralization, initially water equivalent of flask is calculated. अगली लाइन से लिखो भाई, माना कि ठंडे जल का द्रव्यमान तथा ताप, ठंडे जल का द्रव्यमान तथा ताप M1 T1 है, M1 T1 है, तथा गर्म जल का द्रव्यमान तथा ताप, गर्म जल का द्रव्यमान तथा ताप M2 T2 है, M2 T2 है। अगली लाइन से लिखो अब ठंडे जल को फ्लास्क में लेकर, अब ठंडे जल को फ्लास्क में लेकर इसमें गर्म जल मिलाया जाता है, इसमें गर्म जल मिलाया जाता है, इसमें गर्म जल मिलाया जाता है। तो ताप परिवर्तित होता है, तो ताप परिवर्तित होता है। ठंडे जल का ताप निम्न मान की ओर, ठंडे जल का ताप उच्च मान की ओर, जबकि गर्म जल का ताप निम्न मान की ओर अग्रसर होता है, निम्न मान की ओर अग्रसर होता है। तथा T3 ताप पर गर्म तथा ठंडे जल में साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य का मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं, साम्य स्थापित हो जाता है। तब कंप्लीट कर लो भाई, कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट कर लो आप लोग। यहां तक आप लोग लिखो सपोज मास एंड टेम्परेचर ऑफ cold water are M1 and T1 are M1 and
T1 and mass and temperature of hot water are M2 and T2 M2 and T2। नेक्स्ट आंसर लिखिए, नाउ cold water is taken in flask, cold water is taken in flask and hot water is mixed in it, due to this temperature of cold water becomes T3, and temperature of hot water becomes T3। देन कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा। उपरोक्त सूत्र से जल तुल्यांक ज्ञात किया जा सकता है, आप लोग लिखिए बाय अबव फॉर्मूला, इसके नीचे बाय अबव फॉर्मूला water equivalent can be calculated, by above formula water equivalent can be calculated। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि फ्लास्क इस तरह से ऊष्मा ग्रहण करता है। अब हम मिलाएंगे एसिड को बेस के अंदर। ठीक, तो हमने क्या लिया भाई, 1N 100 ml एसिड लिया और 1N 100 ml ही क्या ले लिया है, हमने बेस ले लिया। सपोज करो इसका टेम्परेचर T4 हो और इसका भी टेम्परेचर कितना हो, T4। मान लिया इसको गर्म ठंडा कर करा के, गर्म करेंगे या ठंडा कर करा के हमने दोनों का टेम्परेचर कितना कर लिया, सेम कर लिया, T4। अब इन दोनों को मिक्स करोगे तो हीट बाहर निकलेगी, तो उसको ग्रहण कौन करेगा, एक तो इन दोनों का बनने वाला मिश्रण, इन दोनों का रिजल्टिंग मिक्सचर, और साथ में कुछ मात्रा में हीट को ग्रहण कर लेगा सरफेस मतलब फ्लास्क, और हीट बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आ रही है बात समझ में? जब हीट बाहर निकलेगी तो उसको ग्रहण करेंगे, ये ऑब्जर्व कर लेंगे, इन दोनों का मिश्रण ग्रहण कर लेगा, इसका मिक्सचर ऑब्जर्व कर लेगा, तो टेम्परेचर पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। कोई भी चीज ऑब्जर्व की जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। माना कि इंक्रीज होकर कितना हो गया, T5, जहां पर आपको पता होना चाहिए T5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T4। अगर हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, तो उसको इनका मिक्सचर ऑब्जर्व करेगा, जिसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T5 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो T5 ग्रेटर देन T4 हो जाएगा। अब जैसा इन दोनों को मिक्सचर के साथ में होगा, वही किसके साथ में होगा, इसकी सरफेस के साथ में होगा। पहले टेम्परेचर कितना होगा, T4, बाद में उसका भी बढ़कर कितना हो जाएगा, T5 हो जाएगा। तो उसके लिए भी T5 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T4। अरे वैसा वाला सीन है जैसा कि किसके साथ हुआ था, कोल्ड वाटर के साथ हुआ था, ठंडे जल के साथ हुआ था। तो यहाँ पर माना कि ऊष्मा में टोटल होने वाला परिवर्तन कितना हो, डेल्टा क्यू हो। मान सकते हैं कितनी ऊष्मा बाहर निकली, माना कि यहां से बाहर निकलने वाली ऊष्मा कितनी हो, डेल्टा क्यू हो। मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, मान सकता हूं कि कितनी ऊष्मा बाहर निकली, कितनी हीट रिलीज हुई, डेल्टा क्यू। ये डेल्टा क्यू किस किस के बराबर होगी,
एक तो इन दोनों के मिश्रण के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, साथ में लिख दे रहा हूं मैं, अम्ल क्षार के मिश्रण द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, ग्रहण की गई ऊष्मा, साथ में इन दोनों के मिक्सचर ने ऑब्जर्व की, साथ में कौन करेगा भाई, थर्मस करेगा, फ्लास्क करेगा, या फ्लास्क के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, ग्रहण की गई ऊष्मा, बोलो ऐसा ही होगा। तो हीट अब्सॉर्ब बाय मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, हीट अब्सॉर्ब्ड बाय फ्लास्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये डेल्टा क्यू, अब देखो ये भी 100 था, ये भी 100 था, दोनों मिलकर कितना हो गए, 200। आगे बात सुनने, दोनों मिलकर कितना हो गए, 200। लेकिन हम तो अलग अलग क्वांटिटी की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इतना फॉर्मूला होता है भाई, होता है ना। इसमें एक की क्वांटिटी कितनी है, एक की क्वांटिटी 100 है, तो यहाँ पे एसिड के लिए भी कितना पुट करना पड़ेगा, 100, और बेस की बात करेंगे तो कितना पुट करना पड़ेगा, 100 पुट करना पड़ेगा। बोलो सही है कि नहीं है, लेकिन सही है। अब देखो दोनों मिलेंगे तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखो वहां पर देखो क्या, अगर हम अलग अलग की बात करते तो 100 आता, लेकिन यहाँ पर ग्रहण किसने की है, ये ऊष्मा इस मिश्रण ने ग्रहण किए, इस मिक्सचर ने ऑब्जॉर्व किए। तो ऑब्जॉर्व ये जो मिक्सचर है वो कितना है, 100, तो इसका आया और 100 इसका आया, टोटल मिलकर कितना हो गया, 200। तो मिक्सचर के केस में बात करेंगे, इस मिश्रण की स्थिति में बात करेंगे तो m कितना लिखना पड़ेगा, हमें 200 लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। अगर अलग अलग की बात करते तो दोनों में क्या आता, 100 आता। लेकिन हम जानते हैं ये ऊष्मा किसने ली है, इस मिश्रण ने ली है, तो फिर ये जो मास होगा वो कितना लिखना पड़ेगा, दोनों का एडिशन कितना है, 200 है, क्योंकि यही तो ग्रहण करेगा। तो ये 200, ये 1, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, पहले T4 था, बढ़कर कितना हो गया, T5। इधर की तरफ इसकी सरफेस को मैंने W माना हुआ है, ये 1 हो गया, तो इसका भी कितना हो जाएगा, T5 T4, जैसा इसके साथ वैसा ही उसके साथ। आ गई बात समझ में भाई। यहां से जो कॉमन आता है उसको ले लीजिए कॉमन, तो कॉमन कितना आ गया भाई, T5 माइनस T4। बोलो यहां से डेल्टा क्यू आएगा कि नहीं आएगा, T5 पता होगा, T4 पता होगा, W पिछले वाले फॉर्मूले से पता लग जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा, हमें डेल्टा क्यू मिल जाएगा। क्या ये हमारी उदासीनीकरण की ऊष्मा है क्या, पता लगाते हैं। हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी भाई, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और एसिड को मिलाया था 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस में 1 ग्राम अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक, मतलब 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से क्रिया करवाई जाती है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट की 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से क्रिया करवाई जाती है। अब ये क्या चीज है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अब देखो आप लोगों ने नॉर्मलता पढ़ी होगी, नॉर्मलता 12th क्लास में नॉर्मेलिटी पढ़ी होगी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, एन होती है। जैसे मोलरिटी निकालते हैं ना, ऊपर क्या आती है, मोलों की संख्या आती है, नीचे की तरफ क्या आता है, आयतन आता है, और ये क्या होता है, 1000 होता है। वैसे वैसे क्या निकलती है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में मोल की जगह क्या आता है, इक्विवेलेंट आता है भाई। यहाँ पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट, नीचे की तरफ वॉल्यूम होगा, और इधर की तरफ क्या चलेगा, 1000 चलेगा। तो इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है
कि इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1n है, 1 नॉर्मल विलियन है, मतलब है ये कितना होना चाहिए, 1 नॉर्मल होना चाहिए, इसको कहा जाता है 1n। अगर इसको मैं 1 करना चाहता हूं, अब आपको पता है जब 1000 होता है तो ये वॉल्यूम किस में चलता है, ml में चलता है। तो मैं इसको क्या बनाना चाहता हूं, इसके अकॉर्डिंग 1n बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ तो 1 पुट कर दिया, ये इधर की तरफ क्या है 1000 है, मुझे वॉल्यूम को कितना पुट करना पड़ेगा भाई, 1000 पुट करना पड़ेगा, तब जाकर 100 से 100 कटेगा, सॉरी 1000 से 1000 कटेगा, वो मुझे आंसर कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन आपको पता है हमने ये दोनों कितने माने हैं भाई, 100 माने हैं, 100। जब ये 100 माने हैं तो क्या इस कंडीशन में हमें 1n मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये ऊष्मा कहां से मिली, मतलब हम करते क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 1000 वॉल्यूम होना चाहिए। 1000 वॉल्यूम से जो हीट बाहर निकलती है उस हीट को कहा जाता है उदासीनीकरण की ऊष्मा। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं आप लोगों को, बड़े ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। 1000 को मिलाने से जो ऊष्मा बाहर निकलती है, हमने ऐसा तो क्या बोल दिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की रिएक्शन करवाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट से। इसका मीनिंग क्या है, हमने जाना कि 1000 की रिएक्शन करवाई जाती है 1000 से, तो उस कंडीशन में जो हीट बाहर निकलेगी उस हीट को कहोगे आप उदासीनीकरण की ऊष्मा या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन हमने मिलाया किसको है, ये भी 100 था, ये भी 100 था, तो हमें मिलाने की जरूरत किसकी थी, 1000 की थी। तो ये जो ऊष्मा आई है हमारे पास, ये किसकी आई है, 100 की आई है, लेकिन हमें चाहिए किसकी, 1000 की चाहिए। तो फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर 100 से इतनी ऊष्मा बाहर निकलती है तो 1000 से कितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी, बताओ कैसे करेंगे। डेल्टा क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1000। 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस डेल्टा क्यू को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आएगी। अगर बाय द वे ये 200 होता, ये कितना होता 200 होता, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ता 200 लिखना पड़ता, फिर कैंसिल कर दे, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है डेल्टा क्यू को 5 से। समझ में आ रही है ना बात। अगर ये सपोज करो कितना होता 500 होता, तो अब यहाँ पर कितना लिखते हैं हम 500 लिखते, फिर ये 2 से कैंसिल होता कितने टाइम 2 टाइम, तो फिर डेल्टा क्यू को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। मैंने अलग अलग तरह की आपको कंडीशन समझा दी, लेकिन हमारे पास है क्या 100 है, तो 100 के केस में इस डेल्टा क्यू को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात मैंने आप लोगों को अभी अभी समझा दी है। ये डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो होगी वह कितनी आएगी भाई, हमारे पास इतनी आएगी। जो भी डेल्टा क्यू होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर हमने वॉल्यूम कितना लिया है 100 लिया है, लेकिन जरूरत किसकी थी 1000 की जरूरत थी। ऐसे करके हम ज्ञात करेंगे उदासीनीकरण की ऊष्मा को। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी भाई मेरे ख्याल से, ठीक। और नहीं आई हो तो मुझे कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में और अच्छे से समझा देंगे, या इसी लेक्चर को दोबारा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो लिखो, अगली लाइन से लिखो भाई। अब 1n 100 ml अम्ल 1n 100 ml अम्ल तथा 1n 100 ml क्षार को आपस में मिलाया जाता है, को आपस में मिलाया जाता है, को आपस में मिलाया जाता है। माना कि मिलाने से पूर्व अम्ल तथा क्षार का ताप माना कि मिलाने से पूर्व अम्ल तथा क्षार का ताप T4 है तथा मिलाने के पश्चात ताप बढ़कर
T5 हो जाता है। मिलाने के पश्चात ताप बढ़कर T5 हो जाता है। तब इस क्रिया में निकलने वाली ऊष्मा कर लो भाई यहां से डेल्टा क्यू से यहां तक, केवल यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। ये फोकट चीजें नहीं करनी भाई, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। तो यहां तक करना आपको, सिर्फ यहां तक। आप लोग लिखो भाई, नाउ 1 and 100 ml acid, 1 and 100 ml acid is mixed with 1 and 100 ml base, 1 and 100 ml base. Suppose before mixing, temperature of acid and base is T4, and after mixing temperature becomes T5. After mixing temperature becomes T5. Then released heat, फटाफट से यहां तक कर लो भाई सब। आप लोगों ने कर लिया होगा, लिखो इसके नीचे। उदासीनीकरण की ऊष्मा को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। उदासीनीकरण की ऊष्मा को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। लिख लो भाई, आप लोग भी लिख लो इसके नीचे, यहां तक कर लिया होगा। लिखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैन बी calculated. Heat of neutralization can be calculated by following formula. ये हो गई हमारी उदासीनीकरण की ऊष्मा का मापन या मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपको करना हो तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा। पहले W कैलकुलेट करोगे, फिर जाके आपको क्या मिलेगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलेगी या उदासीनीकरण की ऊष्मा मिलेगी। आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबशन या दहन ऊष्मा पढ़ेंगे भाई।